तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर शेयर करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि हम अपनी स्मॉल लीग की टीम, हमारी जीएल की टीम, हमारी मिनी जीएल की टीम, वो सब कैसे बनानी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में पता चल जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट सीवीसी कौन से हैं, प्लस डिफरेंशियल सीवीसी, और एक दो प्लेयर ऐसे हैं पता जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं मैचअप से स्टार्ट करता हूँ। इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं ना, उनसे स्टार्ट करता हूँ। पर एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि ये जो सीरीज़ है ना, ये एकदम नए प्लेयर्स के साथ हो रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमों में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम प्लेयर्स मान के चलो एकदम नए हैं, तो उनके मैचअप्स अवेलेबल नहीं हैं। तो अब हमें तो अपनी टीम बनानी है, तो वहाँ पे उन प्लेयर्स, वो प्लेयर कैसा परफॉर्म करते हैं, वो किस तरह से खेलते हैं, उन प्लेयर की क्या स्पेशलिटी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फिर मैचअप स्टार्ट करते हैं। देखो अब इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इंग्लैंड की साइड से जैसा आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होगे, फिल सॉल्ट और विल जैक्स ये दोनों ओपनिंग करेंगे। अब फिल सॉल्ट और विल जैक्स दोनों ही बहुत अग्रेसिव बैट्समैन हैं। इनके सामने या तो सीन अबॉट ओपनिंग कर सकता है, बाटलेट ओपनिंग कर सकता है, मेरेडिथ है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी फ्रीडम है कि इनको अपने साथ किस बॉलर को उनको अपनी स्क्वाड में रखना है। हेजलवुड में भी फर्स्ट गेम में वो ना खेले, हो सकता है क्या पता ऑस्ट्रेलिया में एकदम नए बॉलिंग अटैक के साथ चल जाए। पर अगर हेजलवुड खेलता तो हेजलवुड भी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल डालता है। तो देखो अगर आप स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक भी ऐसा कोई थ्रेट दिख नहीं रहा होगा फिल सॉल्ट के ऊपर फास्ट बॉलर का। फिल सॉल्ट के ऊपर थ्रेट किसका है? लेग स्पिनर का, एडम जंपा का। फिल सॉल्ट जंपा के सामने बहुत बुरा फंसता है। तो फिल सॉल्ट को अगर आप सीवीसी कर रहे हो ना अपनी टीम के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर फिल सॉल्ट 6 ओवर के अंदर जंपा नहीं आता है, यानी पावर प्ले में जंपा नहीं आया उसको बॉलिंग कराने के लिए, तो मान के चलो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल गया ना 20-25 बॉल, तो वो 40-45 या फिर 50 भी मार सकता है। पर अगर जंपा जल्दी आ गया पावर प्ले के अंदर, या फिर फिल सॉल्ट को उतनी बॉलें ही नहीं मिली पावर प्ले के अंदर, और बाद में जब वो उसकी बैटिंग आई वहाँ पे जंपा बॉलिंग कराने आ गया, तो वहाँ पे फिल सॉल्ट उसको अपना विकेट दे देगा। तो ठीक है, ध्यान रखना फिल सॉल्ट का केवल एक ही थ्रेट है, वो है एडम जंपा फिलहाल। बाकी जो भी बॉलर्स है जैसा आप देख रहे होगे, उसके खिलाफ ऐसा कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है, और जितना भी अवेलेबल है वहाँ पे फिल सॉल्ट ने ठीक ठाक खेला है। विल जैक्स के लिए मैं सेम बोलूँगा, विल जैक्स ने भी बाकी जो भी बॉलर्स अवेलेबल है ना उनको ठीक ठाक खेला है। बस एक एडम जंपा ही है जिसको देखो विल जैक्स लेग स्पिन को उतना बुरा नहीं खेलता है, पर विकेट दे देता है, समझ रहे हो। अब उतना बुरा नहीं खेलता है का मतलब कि अगर मान लो 10 पारी खेलेगा ना, तो मान के चलो 4 बार वो विकेट दे देगा, पर वो बहुत मतलब नॉर्मल खेलता है लेग स्पिनर्स को। ऐसा नहीं कि बहुत आगे बढ़ के चौके छक्के मारने की कोशिश करेगा, एग्रेसिव जाएगा उनके खिलाफ, तो मतलब नॉर्मल खेलता है। फिल सॉल्ट भी नॉर्मल खेलता है। हाँ, इन दोनों को अगर गंदी बॉलें मिली, लाइक फुल टॉस मिल गई या फिर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल मिल गई, तो ये भाई पहुंचा देंगे। पर अगर ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे जंपा, तो ये भी आराम से खेलेंगे उसको। तो सॉल्ट और जो ये है जैक्स, अगर ये ओपनिंग कर रहे हैं तो इनका बस एक ही थ्रेट है, एडम जंपा। ऑस्ट्रेलिया की साइड से जो भी देखो पर्पल सर्कल जिन पे भी मैंने मार्क करा ना, वो उन प्लेयर्स का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें टोटली अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उनको अपनी टीम में रखना पड़ेगा, डेटा वाइज नहीं रख सकते। तो सॉल्ट और जैक्स का कैसे क्या बताया मैंने, केवल एक थ्रेट है, वो है एडम जंपा। तो अब फिल सॉल्ट और जैक्स के बाद देखो जॉर्डन कॉक्स को इन्होंने वन डाउन वो करा है मेंशन। जॉर्डन कॉक्स की स्पेशलिटी बताता हूँ। देखो ये दोनों पता है जैम्पा के सामने फंस रहे हैं, लेग स्पिनर के सामने। जॉर्डन कॉक्स लेग स्पिनर को बहुत ठीक खेलता है, मारता भी है और सिंगल डबल भी कर सकता है। तो जॉर्डन कॉक्स एकदम फ्रेश है, पर जैम्पा को बहुत सही खेलता है, और प्लेयर भी अच्छा है जॉर्डन कॉक्स। शॉट है इसके बाद अच्छे मतलब भरोसे वाला है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जो भरोसेमंद होते हैं, जैसे क्लासेन हो गया, विराट कोहली हो गया, तो जॉर्डन कॉक्स भी उसी कैटेगरी में आता जा रहा है। और भरोसे वाले प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है, फैंटेसी के नज़रिए से आगे भी बहुत काम आते हैं। तो मैंने आपको एक हिंट दिया है जॉर्डन कॉक्स किस टाइप का है। तो जॉर्डन कॉक्स बहुत अच्छा प्लेयर है, वन डाउन बैटिंग करने आ गया। वैसे तो मेंशन वन डाउन ही किया है प्लेइंग 11 के अंदर, तो बहुत सही पिक होगा जॉर्डन कॉक्स। जॉर्डन कॉक्स के बारे में देखो, लिविंगस्टोन, बेथल, सैम करन, उसके बाद जेमी ओवर्टन। आई थिंक मैंने जेमी ओवर्टन को बहुत नीचे रखा है। तो ये 4 खिलाड़ी आएंगे, लिविंगस्टोन, बेथल, सैम करन और जेमी ओवर्टन।
तो इन चारों का देखो कोई भी फ़िलहाल ऐसा कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है कि ये चारों भी लेग स्पिन को ठीक खेलते हैं। बॉल अगर स्पिन कर रही है भाई तो लिविंगस्टोन को ये फंसा लेगा जेम्पा बड़े आराम से, सैम करन को भी फंसा सकता है। पर अगर नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि देखो पहला मैच है ना तो उतनी ज़्यादा टर्न होने नहीं वाली है, तो जेम्पा को हाई चांसेस है ये खेल जाए। तो अगर ऐसा होता है कि इंग्लैंड के स्टार्टिंग के अंदर ही 2 विकेट चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्ट का, भाई मेरे को अंगड़ाइयाँ आ रही हैं, अगर सॉल्ट का और इसका विल जैक्स का मतलब फास्ट बॉलर ही विकेट ले जाते हैं, जेम्पा आता है 7-8 ओवर के आसपास, उसके बाद मेरे को जेम्पा को ये सब आराम से खेल सकते हैं, मार भी सकते हैं और खेल भी सकते हैं। लिविंगस्टोन, सैम करन तो हाई स्ट्राइक रेट के साथ मारता भी है लेग स्पिनर को, जॉर्डन कॉक्स भी ठीक खेलता है। लिविंगस्टोन के पास सिंगल डबल का गेम है लेग स्पिनर पे, जैकोब बिथेल भी ठीक खेलता है। उसके बाद क्रेग ओवर्टन, इसका जो भाई है जेमी ओवर्टन, ये मारता है लेग स्पिनर्स को। तो 2 ही थ्रेट निकल गया है जेम्पा के, वो है स्टार्टिंग में फिल सॉल्ट और विल जैक्स, इसके अलावा और कोई नहीं है। और बाकी जो भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं वो एकदम फ्रेश है, किसी ने एक दूसरे को ज़्यादा खेला है नहीं। तो आप देखो एक जैक्स और स्टोइनिस के बीच में आपको एक ऑरेंज लाइन दिख रही होगी। ऑरेंज लाइन का मतलब क्या है बताओ आप यार, अगर पहले से जुड़े हो ना मेरे साथ इस चैनल पे, तो मैंने कई बार बोला है ऑरेंज लाइन का मतलब एक बैट्समैन ने किसी बॉलर को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। रेड लाइन का मतलब क्या है कि एक बॉलर ने किसी बैट्समैन को बहुत तंग करके रखा है, तो जेम्पा ने सॉल्ट को तंग करके रखा है। और ब्लू लाइन का मतलब क्या है कि एक बॉलर ने किसी बैट्समैन को थोड़ा सी दिक्कत दी है, यानी रेड लाइन वाला मैचअप नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है कि आएगा तो आते ही आउट कर देगा, ऐसा वाला नहीं है। ये हो गया रेड लाइन का मतलब कि आएगा और हो सकता है आते ही आउट कर दे। ब्लू लाइन का मतलब है हो सकता है खेल जाए पर दिक्कत भी दे सकता है, तो ब्लू लाइन का मतलब हो गया ये, दिक्कत दे सकता है नहीं, कभी दिक्कत भी दे देता है। तो ब्लू लाइन, रेड लाइन और ऑरेंज लाइन, आपको ये 3 लाइनें दिख रही होंगी। अगले मैचअप के अंदर वो भी आएगी ग्रीन लाइन, उसका भी आपको मैं मतलब समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, जो ये विल जैक्स है इसने स्टोइनिस को हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं, नीचे कॉपी रखी है, ठीक है, तो मैं अच्छे से एकदम देख देख के बता रहा हूँ आपको। सैम करन ने कैमरन ग्रीन को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे हैं। तो ये कुछ प्लेयर के मैचअप अवेलेबल थे जो भी आईपीएल वगैरह खेलते हैं ना उसके अंदर। तो अब देखो इंग्लैंड की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन हो गए। फिल सॉल्ट का केवल एक ही थ्रेट है, अगर विकेट कीपिंग कर रहा है फिल सॉल्ट तो देखो केवल एक बॉलर से दिक्कत है, जेम्पा पावर प्ले के बाद आएगा, तब तो फिल सॉल्ट खेल गया तो अच्छे से रन्स कर सकता है, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट्स भी देगा। तो फिल सॉल्ट हमें अपनी टीम में चाहिए। अब देखो सॉल्ट के बाद में विल जैक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक ही थ्रेट है जेम्पा के साथ, ब्लू लाइन वाला। सॉल्ट से थोड़ा यानी बेहतर है जेम्पा के अगेंस्ट में विल जैक्स, पर फिर भी विकेट दे देता है लेग स्पिनर्स को। और किसी बॉलर के साथ इसके कोई मैचअप अवेलेबल है नहीं, केवल बैटिंग परस्पेक्टिव से विल जैक्स ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन कॉक्स भाई इंग्लैंड की तरफ से हमारा ट्रम्प पिक हो सकता है, 1 डाउन अगर बैटिंग करने आ गया तो लेग स्पिनर्स को भी ठीक खेलता है। जॉर्डन कॉक्स की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो कूपर कॉनोली अगर अपनी टीम का 5वां बॉलर होता है, समझो अगर 5वां यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कूपर कॉनोली करा रहा है, उस केस के अंदर जॉर्डन कॉक्स को ट्रबल कर सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना कूपर कॉनोली, और जॉर्डन कॉक्स फंस जाता है लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर। तो केवल एक ही थ्रेट है लेफ्ट आर्म स्पिन, बाकी सबको जॉर्डन कॉक्स ठीक खेलता है हर बॉलिंग टाइप को। जॉर्डन कॉक्स के बाद में आपको लिविंगस्टोन, सैम करन, बीथेल, जेमी ओवर्टन ये सब दिखेंगे, ये भी लेग स्पिनर को ठीक खेलते हैं। फास्ट बॉलर्स को तो इंग्लैंड की टीम ठीक खेलती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट को इंग्लैंड की टीम हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन मारती है। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बताओ कौन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बताओ कोई नहीं है ना, तो कोई नहीं है, पर अगर होता तो बहुत पिटता वो। तो आई होप आपको मैचअप समझ में आ गए होंगे। जेम्पा बॉलिंग सेकंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो चाहे बॉलिंग फ्रेंडली विकेट हो, बॉलिंग सेकंड के अंदर जेम्पा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीन अबाउट बॉलिंग फर्स्ट में मेजॉरिटी में अपने विकेट निकालता है। उसके बाद अगर नेथन एलिस, यार मेंशन तो नहीं करा हुआ स्क्वाड के अंदर, पर कई जगह आपको नेथन एलिस के बारे में बता रहे हैं कि नेथन एलिस खेलेगा। तो नेथन एलिस अगर खेलता है तो फिर उसके बारे में आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसको लेना है नहीं लेना, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मेरी जो भी टीम होती है मैं फ्री में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की साइड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉलर्स कौन कौन होंगे। हेजलवुड, देखो हेजलवुड को पूरी दुनिया लेके आने वाली है, पर हो सकता है हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। बॉलिंग सेकंड में भी ड्रॉप का चांस ले सकते हैं, पर बॉलिंग सेकंड में हेजलवुड थोड़े ज़्यादा विकेट निकालता है, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में ड्रॉप का चांस ले सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में थोड़ा सा 50-50 वाला कॉल हो जाएगा। राइली मैरिडिड ये बॉलिंग फर्स्ट में ठीक रहता है। मार्कस स्टोइनिस बैटिंग से देखो उतना वो नहीं कर रहा है जितना वो बॉलिंग से चल रहा है, बॉलिंग से विकेट निकाल रहा है,
तो मार्कस स्टोइनिस एक अच्छा मतलब पिक है ऑस्ट्रेलिया की साइड से, बॉलिंग पर्सपेक्टिव और बैटिंग नहीं सीवीसी का पिक मारा। सीवीसी के बारे में आगे बताता हूँ। तो आई होप यार आपको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं अपना पन्ना बदलता हूँ चुपचाप से, ये काम करता हूँ ना, इस किताब को ऐसे ले ही लेता हूँ। आपको लग रहा हो यार नीचे देख देख के बोल रहे हैं चीटिंग कर रहा हूँ मैं तो मैं ऐसे ले ही लेता हूँ। तो अब आपको देखो जो मैचअप दिख रहा है ना ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वर्सेस इंग्लैंड के बॉलर्स का है, इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं। अनअवेलेबल का मतलब इनके मैचअप अनअवेलेबल हैं। टोपली, महमूद, आर्चर, इंग्लिश, मैगर तो भाई रन्स नहीं कर रहा है, इसके मैचअप अनअवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ। तो देखो ट्रेविस हेड ने टोपली को हाल ही में जब आईपीएल खेले थे तो याद है ना 7 पे 21 मार दिए थे, जिसमें दिनेश कार्तिक ने 80 रन मारे थे कुछ 30 बॉलों के अंदर, याद है। लग रहा था ना बेंगलोर जीत जाएगी, तो वही वाला गेम में ट्रेविस हेड ने टोपली को बजाया था, 7 में 21 मार दिए थे। ट्रेविस हेड, शाकिब महमूद को उसने इतना नहीं खेला, पर देखो ट्रेविस हेड को जोफ्रा आर्चर पता कभी कभी परेशान करता है। टेस्ट मैच में भी आउट करा है, ओडीआई में भी आउट करा और T20 में भी आउट करा है। तो 3 फॉर्मेट है जो क्रिकेट के, उसके अंदर जोफ्रा आर्चर ने ट्रेविस हेड को रन्स भी ज़्यादा मारने दिए, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स भी नहीं मारने दिए, और आउट भी तीनों बार करा है, टेस्ट में, ओडीआई में और वनडे में टेस्ट में, ओडीआई में और T20 में, वनडे बोल दिया। तो आर्चर एक थ्रेट होगा, ब्लू लाइन वाला कैपेबिलिटी है आर्चर के अंदर इसको आउट करने की। जो ये ट्रेविस हेड है ना, लेग स्पिनर्स को बहुत डिफेंसिवली खेलता है। डिफेंसिवली का मतलब बहुत आराम से खेलेगा, सिंगल डबल करके खेलेगा। कोई गलत बॉल आ गई, फुल टॉस आ गई, थोड़ी सी फ्लाइटेड आ गई ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर एकदम से बैट के नीचे बॉल आ गई तो छक्का वक्का मार देगा। पर ज़्यादा अप्रोच अगर आप देखोगे ना इसकी दुनिया के जो भी लेग स्पिनर उनके अगेंस्ट में भी, तो इसने सिंगल डबल करके अपना गेम को चलाया है। उसके बाद सैम करन से मुझे ऐसा कोई दिक्कत दिखती नहीं है। लिविंगस्टोन भी उसको फंसा सकता है अगर बॉलिंग कराने आ गया, पर लिविंगस्टोन अगर अपनी टीम का 5वां बॉलर हुआ ना तब हाई चांसेस है। 6ठा बॉलर हुआ तब भी आई थिंक 1-2 ओवर क्या पता डालने आ जाए। जेमी वार्डन के सामने ट्रेविस हेड ने इतना उससे खेला नहीं है। तो ट्रेविस हेड के सामने 2 प्रॉब्लम्स आई हैं। आर्चर, जोफ्रा आर्चर जिसने इसको आउट करा है तीनों फॉर्मेट के अंदर। दूसरा आदिल राशिद। देखो कभी कभी ऐसा होता है ट्रेविस हेड मान लो मूड में है, रन्स मार रहा है, छक्के चौके मार रहा है, ये तब भी लेग स्पिनर को विकेट दे देगा ना, एग्रेसिव ज़रूरत से ज़्यादा जाने के चक्कर में। तो दूसरा साइड मान के चलो आदिल राशिद है, पर नेचुरल अप्रोच ट्रेविस हेड की सिंगल डबल करने वाली होती है। ट्रेविस हेड के बाद में देखो जेक फ्रेशर मैगर कहेगा। अरे देखो अब आप पूछोगे कि ये पर्पल लाइन का मतलब क्या है। पर्पल सर्कल का मतलब तो पता चल गया कि ये प्लेयर्स के मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर्पल लाइन का भी मतलब यही है कि इस बैट्समैन का इस बॉलर के साथ एज सच मैचअप अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेविस हेड का सैम करन के साथ एज सच को मैचअप अवेलेबल नहीं है, पर ओडीआई के अंदर सैम करन को इसने काफ़ी ठीक खेला है। तो हमें तो बस पता करना है कि क्या ये बैट्समैन इस बॉलर को ठीक खेल सकता है या नहीं खेल सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेविस हेड सैम करन को ठीक ठाक निकाल देना चाहिए। ट्रेविस हेड के बाद देखो जेक फ्रेशर मैगर का आएगा। भाई ये रन से नहीं कर रहा, पर आईपीएल के अंदर इसने तबाही मचा रखी थी। क्या पता इंग्लैंड के टूर पे इसके अंदर कोई माता चढ़ जाए फिर से और ये फिर से रन करे। मैचअप इसके ऐसे कोई अवेलेबल नहीं है, किसी भी बॉलर के साथ कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। एक आदिल राशिद लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर को जेक फ्रेशर मैगर की भी बहुत आराम से खेलता है सिंगल डबल करके। तो जेक फ्रेशर मैगर को ट्रेविस हेड दोनों ही लेग स्पिनर को सिंगल डबल करके खेलते हैं। जेक फ्रेशर मैगर के बाद देखो जॉश इंग्लिश आता है। ऑस्ट्रेलिया 1 डाउन ट्राई कर रही है पता है जॉश इंग्लिश को, और जॉश इंग्लिश देखो दोनों जो ओपनर थे ना वो लेग स्पिनर के सामने बहुत डिफेंसिवली खेल रहे थे। जॉश इंग्लिश लेग स्पिनर को बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ मारता है और बहुत अच्छा हिट करता है। बीबीएल में भी जॉश इंग्लिश बहुत अच्छा खेलता है लेग स्पिनर्स को। अक्रॉस द ग्लोब भी अगर आप देखोगे ना चहल इन सब के खिलाफ, तो भी इसने ठीक ठाक खेला है लेग स्पिनर को जो फ्लाइट देते हैं ना बॉल को उसको। तो आदिल राशिद को भी जॉश इंग्लिश बड़े आराम से निकाल सकता है, पर आदिल राशिद याद रखना थोड़ा सा चालाक बॉलर है, पर इंग्लिश लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। तो इंग्लिश के सामने मैंने एक ऑरेंज लाइन ड्रॉ करी है लेग स्पिनर आदिल राशिद के अगेंस्ट में, जो हमको बता रही है इंग्लिश लेग स्पिनर को काफ़ी अच्छे से रन उसके ऊपर स्कोर कर सकता है अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। तो जो टोपली, शाकिब महमूद, आर्चर इसको इतना इसने खेला नहीं है। सैम करन को भी इसने इतना नहीं खेला है। लिविंगस्टोन और जेमी वार्डन को भी इसने इतना नहीं खेला है। तो जॉश इंग्लिश के भी एज सच कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। अब जॉश इंग्लिश के बाद देखो मिचेल मार्श आएगा, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे जिसने पैर रखा था। तो मिचेल मार्श आदिल राशिद जो कि लेग स्पिनर है उस पर फंसता है। ये देखो मिचेल मार्श इतना बुरा फंसता नहीं है लेग स्पिनर्स के ऊपर, वो ठीक ठाक ही निकाल देता है।
पर एक बॉलिंग टाइप जो मिचेल मार्श का विकेट ले सकती है और जिसने पास्ट में बार बार मिचेल मार्श को आउट करा भी है, जब भी वो चाहे सेट हुआ हो चाहे वो एकदम नया आया हो क्रीज के ऊपर, तो लेग स्पिनर्स हैं वो। तो आदिल राशिद एक क्वालिटी बॉलर है, इसने मिचेल मार्श को पहले भी आउट करा है, इतना बुरा आउट नहीं करा कि जैसे जब भी मिचेल मार्श आता है तो इसको बॉलिंग दे देते हैं और ये हर बार आउट कर देता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मिचेल मार्श ने विकेट दिया है लेग स्पिनर्स को। तो आदिल राशिद के साथ मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है कि ये इसको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। रेड लाइन ड्रॉ नहीं करी कि आते ही आउट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लू लाइन है। अगर किस्मत ने साथ दिया थोड़ा बहुत या पिच से थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया मिचेल मार्श को तो आदिल राशिद को निकाल देगा। वरना अगर मान लो आदिल राशिद फिर से आया और मिचेल मार्श को फिर से आउट कर दिया तो ये भी हो सकता है। तो ब्लू लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया है। बाकी और किसी बॉलर से मिचेल मार्श को ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। मार्कस स्टोइनिस को पता किसी बॉलर से थ्रेट नहीं है, आदिल राशिद से भी ऐसा थ्रेट नहीं है। मार्कस स्टोइनिस ने यार देखो 2020-21 से पहले जो भी मार्कस स्टोइनिस था ना, वहाँ पे जो खेलता था वो लेग स्पिनर्स पे फंसता था, वो विकेट दे जाता था लेग स्पिनर्स को। पर मार्कस स्टोइनिस ने पता कोविड के बाद से अपने गेम में बहुत इंप्रूवमेंट लाया है, लेग स्पिनर्स को सिंगल डबल कर रहा है, छक्के चौके मार रहा है, अच्छी स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है लेग स्पिनर के अगेंस्ट के अंदर। आदिल राशिद को भी वर्ल्ड कप में आई थिंक 7 बॉलों में या 10 बॉलों में कुछ 20-21 मार दिए थे, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ना उसके अंदर में। तो आदिल राशिद को खेल सकता है। तो मार्कस स्टोइनिस को एज सच किसी भी बॉलर से दिक्कत नहीं है पूरी इंग्लैंड लाइनअप में। तो मार्कस स्टोइनिस विकेट भी निकाल रहा है, मार्कस स्टोइनिस को किसी से दिक्कत भी नहीं है। तो मार्कस स्टोइनिस को हमारा CVC भी होना, CVC बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। मार्कस स्टोइनिस से देखो सैम करन में आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, मार्कस स्टोइनिस ने सैम करन को अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन मारे और अपना विकेट भी दिया है। तो इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है। पर जो एरो है वो मार्कस स्टोइनिस की तरफ है, यानी ज़्यादा डोमिनेट इस मैचअप के अंदर मार्कस स्टोइनिस ने करा है यहाँ। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर 10 इनिंग्स के अंदर मार्कस स्टोइनिस सैम करन की मान लो 50 बॉल खेलता है ना, तो 50 बॉलों के अंदर वो 100 मार देगा। और मान लो 10 पारी उसने लिया ना, सैम करन मैंने बोला 10 पारी लिया, तो 10 इनिंग्स के अंदर 4 बार आउट कर देगा सैम करन। तो यानी सैम करन को अपना विकेट भी दे देता है पिटाई करने के बाद उसकी, समझ रहे हो, जैसे बहुत मारा हो रहा है ले ले तो विकेट, तो ऐसा भी कर सकता है। पर मैचअप मार्कस स्टोइनिस के फेवर के अंदर है, नहीं पलड़ा मार्कस स्टोइनिस का भारी है। मार्कस स्टोइनिस के बाद देखो ग्रीन आएगा। ग्रीन को टॉप लेना पता थोड़ा सा पास्ट में दिक्कत दी है, पर बहुत कम मैचअप अवेलेबल है, 3 से 4 इतने मैच का मैचअप अवेलेबल है। उसके अंदर ग्रीन को टोपली ने आउट करा था डेथ ओवर के अंदर, 1 बॉल 2 बॉल में इसी के अंदर ही। सैम करन से मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो एक ही थ्रेट है जिसका कोई डेटा अच्छे से अवेलेबल नहीं है, पर हाँ पास्ट में टोपली ने ग्रीन को डेथ में आउट करा है 2 बार। तो अगर जो प्लेयर किसी को रोक सकता है ना, और अगर वो डेथ में उसके सामने आ रहा है तो हो सकता है वो उसका विकेट भी ले ले, क्योंकि आखिरी में तो यार बैट्समैन घुमाने जाता है ना, तो हो सकता है विकेट मिल जाए, और पास में मिला भी है। तो अपनी कॉम्बिनेशन रोटेट कर करके चलना। टीम डेविड के सामने भी जैसे मैंने आपको कहा टोपली का एक डेथ में छोटा सा थ्रेट है, पर वो बहुत कम अवेलेबल है। तो देखो जहाँ जहाँ पे मैंने लेस लिख रखा है ना, उसका मतलब वो मैचअप बहुत कम अवेलेबल है। शाकिब महमूद के पास स्पेस अच्छी है, लाइन लेंथ भी ठीक है, इसका डेब्यू मान के चलो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के अंदर BBL खेल चुका शाकिब महमूद। जोफ्रा आर्चर को भी इसने इतना नहीं खेला है टीम डेविड ने। आदिल राशिद देखो, टीम डेविड लेग स्पिनर्स को अगर बॉल घूम रही है ना तो फंस जाता है, नहीं तो जनरली टीम डेविड भी ठीक खेलता है लेग स्पिनर्स को। सैम करन को टीम डेविड बहुत मारता है। लिविंगस्टोन और जिमी ओवर्टन के खिलाफ ऐसा को मैच अवेलेबल नहीं है, पर लिविंगस्टोन भी लेग स्पिनर है। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो टीम डेविड ऐसे घुमाने के लिए जा रहे हो और लिविंगस्टोन आ गया बॉलिंग कराने के लिए, तो हो सकता है लिविंगस्टोन को एक आधा विकेट मिल जाए, पर चांसेस कम है। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भाई ट्रेविस हेड हमें रखना है। जॉश इंग्लिश का विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप जाओगे ना तो 40 से 45% ही सिलेक्शन है, पर जॉश इंग्लिश का फॉर्म अच्छा है, और अगर ये फिर से 1 डाउन आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। पर अगर मान लो 3 डाउन 2 डाउन आ रहा है तो मे बी हम इसे चेज में ड्रॉप कर सकते हैं, पर 1 डाउन अगर आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड से मिचेल मार्श भाई लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रन्स कर देता है। आदिल राशिद प्रेशर बनाता है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन में, उनको ज़्यादा रन मारने नहीं देता। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थोड़ा सा हवड़ा तबड़ी में जिसे बोलते हैं ना, आ गए जल्दबाजी में, तो वहाँ पे आदिल राशिद को भी विकेट मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के। तो इंग्लैंड की साइड से मान लिया देखो ट्रम्प प्लेयर कौन कौन से हैं, शाकिब महमूद हो सकता है, उसके बाद आदिल राशिद को भी आई थिंक बहुत कम लोग ले रहे हैं अपनी टीम के अंदर। स्मॉल लीग की टीम देखोगे ना तो उसके अंदर आदिल राशिद को थोड़े से प्लेयर लोग ले रहे हैं अपनी टीम के अंदर, तो हम आदिल राशिद को भी ट्राई कर सकते हैं।
ज़ेम्पा और आदिल रशीद में से जो भी बॉलिंग सेकंड करवा रहा है ना उसको ट्राई करना, उसको तो पक्का ट्राई करना। फिर जो भी बॉलिंग फर्स्ट करवा रहा है, जो भी लेग स्पिनर, उसको ट्राई करना है तो करो, नहीं करना मत करो। बॉलिंग सेकंड जो भी करवा रहा है उसको पक्का रखना अपनी टीम में। तो इंग्लैंड की साइड से टॉप लिस्ट शाकिब महमूद, आर्चर और सैम करन, ये मेन बॉलर्स है। जेमी वॉर्टन ने द 100 के अंदर बॉलिंग नहीं करवाई थी क्योंकि उसको कोई इंजरी इशू था, पर हो सकता है अब उसका ठीक हो गया क्योंकि 100 को हुए थोड़ा टाइम हो गया ना, तो क्या पता उसको रिकवर करने का टाइम मिल गया हो। तो ये सारी बात यार टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मैं देखता रहता हूँ कौन प्लेयर क्या बात कर रहा है, तो अगर मुझे कोई भी हिंट मिला तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिससे हमारी और आपकी टीम दोनों की बढ़िया बने। तो ये यार मैचअप थे। तो अब मैं आपको देखो स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा कुछ ऐसे प्लेयर जो डिफरेंशियल हो सकते हैं हमारे लिए इस मैच के अंदर। जेक फ्रेशर मैगर फॉर्म में है नहीं, हालिया फॉर्म में, पर पहले ज़बरदस्त फॉर्म में था, तभी तो आईपीएल में आया और तभी तो आईपीएल में इसने इतने रन्स बनाए। पर अब थोड़ा सा इसका फॉर्म का इशू है। तो अगर जेक फ्रेशर में अगर ओपनिंग कर रहा है, बैटिंग ट्राई कर, तो हम इसको पक्का ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर, चाहे वो जीएल हो चाहे वो स्मॉल लीग हो। जॉश इंग्लिश का भी सिलेक्शन 40 to 45% है, उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको उसको मैचअप भी समझाएं कि जॉश इंग्लिश लेग स्पिन को ठीक खेलता है। तो आदिल रशीद जो कि सबको फंसा रहा है, हो सकता है जॉश इंग्लिश इसको आराम से खेल जाए। मार्च के बारे में देखो, टीम डेविड अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से विकेट गिरेंगे तो ही टीम डेविड ट्राई करना। तो मैंने आपको 3 प्लेयर बता दिए, मैकगर्ग, जॉश इंग्लिश, टीम डेविड। और मैं आपको बता रहा हूँ जेकोब बिथल पता है आईपीएल के अंदर भी आ सकता है क्योंकि प्लेयर बहुत शानदार है, कंसिस्टेंटली रन स्कोर कर रहा है। ओवरटन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑस्ट्रेलिया की साइड से बॉलिंग में आज जेवियर बार्टलेट ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना स्टार्टिंग के ओपनिंग में विकेट्स गिरेंगे, क्या पता विल जैक्स को निकाल दे जेवियर बार्टलेट। सीना बॉर्ड सबके पास होगा। राइली मेरेडिथ बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना। स्टोनिस और ग्रीन के बारे में आपको बताया, ग्रीन बॉलिंग करा रहा है, स्टोनिस बॉलिंग करा रहा है, तो ये दोनों ही सबसे अच्छे सीवीसी ऑप्शन होंगे। तो मैं आपको यार कुछ डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन बताता हूँ जिनको हम अपनी टीम के अंदर स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। पहले है फिल सॉल्ट, वही बैटिंग और विकेट कीपिंग करेगा। और फिल सॉल्ट याद रखना बैटिंग सेकंड में ज़्यादा लंबा चलता है। जॉर्डन कॉक्स को भी हम सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो बैटिंग सेकंड हो चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो। जेकोब बिथल को हम बैटिंग सेकंड में सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, पर इसको तभी ट्राई करना जब आप ऊपर का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। इसका सॉल्ट वाली टीम का टॉप ऑर्डर अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ही जेकोब बिथल को ट्राई करना। तो और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग साइड की में बार्टलेट हम ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में ज़ेम्पा बॉलिंग सेकंड के अंदर। हेजलवुड बहुत रिस्की ट्राई होगा, पर अगर आप टीम बना रहे हो जिसके अंदर आप इंग्लैंड के ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो तो ही जॉश हेजलवुड को ट्राई करना। अब देखो स्मॉल लीग के सेफ सीवीसी सॉल्ट को लोग कर रहे हैं, विल जैक्स को लोग सीवीसी कर रहे हैं, लिविंगस्टन को इतना ध्यान नहीं दे रहा है, पर अगर लिविंगस्टन बॉलिंग करा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होगा। सैम करन को लोग कर रहे हैं अपना सीवीसी, ट्रेविस हेड को लोग कर रहे हैं सीवीसी, मैगर को लोग कर रहे हैं सीवीसी। पर मेरा बेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना, बॉलिंग फर्स्ट अगर इंग्लैंड कर रही है तो मैं सैम करन के साथ ही जाऊँगा और वीसी मेरा हो जाएगा ये। मैंने यार वीसी मार कर था, मैं वीसी उसके अंदर लिखना भूल गया हूँ। वीसी मेरा स्टोइनिस हो जाएगा। पर अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया चेज कर रही है और फर्स्ट इनिंग्स बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही है और स्टोइनिस के ओवर की गारंटी है, तो मेरा कैप्टन डायरेक्ट स्टोइनिस हो जाएगा और वीसी हो जाएगा ये कैमरन ग्रीन। सैम करन को मैं तभी कैप्टन करूँगा जब वो बॉलिंग फर्स्ट करो, याद रखना, वरना स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन मेरे अगले बेस्ट ऑप्शन है। तो यार आई होप यार आप सब में से जो भी मुझे देख रहे हो वो निडर होकर टीम बनाएंगे, अपनी टीम खुद बनाओगे। आपको अगर एज अ गाइडेंस मेरी टीम चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे वो हमेशा दे देता हूँ। आपको सेम टीम से खेलना है सेम टीम से खेल लो, आपको हल्का सा चेंज करके खेलना तो आप हल्का सा चेंज करके खेल सकते हो। तो मैं आपसे टेलीग्राम पे मिलता हूँ टॉस के टाइम पे 10:30 बजे। बाय बाय।